नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 के कार्टून रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एरो इंडिया का आयोजन हर साल 2 साल में किया जाता है और हर बार ये आयोजन अपने साथ नए और उन्नत रक्षा उत्पाद और तकनीक और नवाचार लेकर आता है। हमें अपने देश की रक्षा क्षमताओं, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की क्षमता और भारत की अविश्वसनीय प्रतिभा को करीब से देखने का एक अनूठा अवसर देता है। मेरा मानना है कि एरो इंडिया सिर्फ तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि ये हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। Friends, as you all know, Aero India is organized every 2 years, and each time this event brings with it new and advanced defense products, technologies, and innovations. It gives us a unique opportunity to closely witness our nation's defense capabilities, the potential of both public and private sectors, and the incredible talent of India. This time as well, we can expect to see remarkable advancement in all facets of defense production in India. Additionally, several new elements have been introduced in this edition, which I will discuss further. I believe that Aero India is not just a showcase of technology and innovation, but it also serves as a source of inspiration for our youth, fostering scientific temperament and a spirit of. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ नगर के सेक्टर 8 प्रयागवाल मार्ग में आयोजित ज्ञान महाकुंभ में प्रतिभाग किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही इसमें निश्चित रूप से ज्ञान महाकुंभ हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देने का काम करेगा। ये हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। अनेक स्थानों से आए हुए सभी हमारे प्रतिभागीगण, सभी भाइयों एवं बहनों, क्योंकि मुझे थोड़ा पहले आना था और मैं थोड़ा विलंब से आया हूं। यहाँ पहुंचने में विलंब हो गया। एक कार्यक्रम मेरा आज देहरादून में भी पहले से था हमारा संगठन का, इस नाते थोड़ा विलंब से आया। मैं आप सबके बीच में आदमी भाई साहब ने अभी इसका समापन कर दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे आदेश किया कि आप सबको शुभकामनाएं करूं। मैं सबसे पहले तो आप सबका, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, मैं आप सभी अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये ज्ञान महाकुंभ हमारे आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को एक नई दिशा देने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सबके माध्यम से बड़ा शुभ अवसर है कि ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है और ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। अनेक काम आज हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, अनेक नई नई योजनाओं पर काम हो रहा है, भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड में एक देवभूमि की जनता ने 2022 के आम चुनाव में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड की जनता से एक संकल्प उनके सामने किया था कि देश की आजादी के बाद जो हमारी विचारधारा का प्रमुख संकल्प था, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, मुझे आप सबके बीच में आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जो संकल्प लिया था, जो वचन देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दी थी, वो हमारे
संकल्प हमारा पूरा हुआ। हमने जो एक तरह से वायदा किया था, ये होता है कि चुनाव के समय में राजनीतिक दलों के द्वारा पहले एक ऐसी परंपरा थी कि वायदे किए जाते थे लेकिन पूरे नहीं होते। हमने जो वायदा किया और उसके अनुरूप वहां पर ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, उसने लगभग 2 वर्षों तक काम किया। करने के बाद उन्होंने ड्राफ्ट सरकार को दिया, हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए और विधेयक के बाद उसका एक्ट बना। एक्ट बनाने की कमेटी ने भी काम किया, एक्ट सरकार को दिया गया। उसमें बहुत लंबा एक काम होता था कि अनेक अनेक विभागों को उसमें काम करना था। लगभग 4-5 महीने तक उसके प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी चली और पिछले माह 27 जनवरी 2025 को पूरी तरह से जो भूमि उत्तराखंड में रहने वाले, चाहे कोई किसी वर्ग का होगा, जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में अब एक समान कानून यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो गई। तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और अगले वर्ष 1 साल छोड़ के 26 के बाद 27 के प्रारंभ में अर्धकुंभ भी हरिद्वार में होना है। तो मैं अभी से आप सब लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारी बहुत देश के हमारे प्रमुख महाकुंभ नगर में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है। वे इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री तमांग ने संगम स्नान को एक आध्यात्मिक रूपांतरण का अनुभव बताते हुए कहा कि ये उनके लिए गहरी शांति और आत्मिक उत्थान का क्षण था। उन्होंने कहा कि इस दिव्य आयोजन में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। लाखों श्रद्धालु यहां पर आस्था और भक्ति के साथ एकत्र हुए हैं और इस ऊर्जा को महसूस करना अत्यंत प्रेरणादायक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर में अपनी नातिन अविका को दुलारते हुए नजर आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर में भतीजी की शादी में शामिल हुए हैं, जहां पर सीएम योगी अपनी नातिन अविका को पानी पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अपने प्रवास में योगी के विद्यालयों के लोकार्पण के साथ गुरु महंत अवैधनाथ और साथ ही पहले सीडीएस विपिन चंद्र रावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें पंचूर से हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी भतीजी से दुलारते हुए नजर आए। पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। इस दौरान बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें प्यार करते हुए नजर आए। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर जैसे ही आया सभी ने इसको खूब प्यार दिया है। विपिन रावत की प्रतिमा पर यहां पर पहुंचे थे, नातिन अविका के साथ में खेलते नजर आए। विपिन रावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। दरअसल पैतृक गांव पंचूर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान घर के बच्चों के साथ खेलते हुए वो नजर आए और साथ ही उन्हें प्यार करते हुए नजर आए, जिसका काफी ज्यादा लोग जो हैं उसकी काफी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महाकुंभ में पहुंचेंगी और संगम में स्नान करेंगी। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और शाम 4 बजे यहां पर ही रहेंगी और इस दौरान फ्लोटिंग जेटी पर संगम स्नान पूजन करेंगी और यहां से अक्षयवट दर्शन पूजन, हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। इसके बाद सेक्टर 3 स्थित यमुना संकुल में राष्ट्रपति भोजन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे प्रयागराज आ जाएंगे।
संगम में डुबकी लगाने के लिए रविवार को श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। छुट्टी के दिन स्नान का इस कदर उत्साह है कि सुबह 10 बजे तक 76.33 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। इसमें 10 लाख से भी अधिक कल्पवासी भी शामिल हैं। संगम में डुबकी लगाने के लिए रविवार को श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। छुट्टी के दिन स्नान का इस कदर उत्साह है कि सुबह 10 बजे तक 76.33 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी भी शामिल हैं। मेला प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो सुबह 57.07 लाख आस्थावान स्नान कर चुके थे। रविवार सुबह 10 बजे तक स्नान करने वालों की संख्या शनिवार को डुबकी लगाने वाले 42 करोड़ श्रद्धालुओं में जोड़ दी जाएगी और अब तक 42.78 करोड़ लोग जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ में हर रोज भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र की एक भक्त महाकुंभ पहुंची हैं। प्रयागराज में अद्भुत प्रबंधन के बारे में बात की है। Hi, I'm Ashna. I've come from Mumbai. My experience was great. It was such a beautiful event. It is such a beautiful event and a very vibey event. Like, you know, it's just a vibe. This place is a vibe. It's very well maintained for the scale. It is insanely well maintained and the security is great. Like, you have security at every corner, like every step, and it's great. I think Yogi ji and Modi ji have given us an opportunity, like given our country an opportunity to take this event, like Mahakumbh, to an international level. So it's giving us visibility at an international level, like via an event, which is great. So we're getting, you know, exposure and publicizing our country. And राम मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। महाकुंभ प्रयागराज में शामिल होकर लौट रहे श्रद्धालुओं का रेला रामलला के दर्शन के लिए नित्य राम मंदिर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लोग कतारबद्ध होकर मंदिर में पहुंचकर रामलला के सम्मुख श्रद्धावान होकर गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना 3 लाख पहुंच गई है और साथ ही भक्तों की भीड़ को देखते हुए राम मंदिर में दर्शन की टाइमिंग में बदलाव किया गया और ऐसे में राम मंदिर को जो है वो दर्शन के लिए 1 घंटे पहले ही खोल दिया जा रहा है और साथ ही मंदिर सुबह 7 बजे के बजाय 6 बजे ही खुल रहा है। आपको बताते चलें कि भक्तों की भीड़ को देखते हुए टाइमिंग में बदलाव किया गया है। पहले राम मंदिर जो है वो 7 बजे खुलता था, लेकिन अब श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ते हुए देखते हुए आपको बताते चले कि एक बड़ा फैसला लिया गया, जिस दौरान अब जो मंदिर की टाइमिंग है उसमें बदलाव किया गया है और सुबह 6 बजे से ही मंदिर भक्तों के लिए खोला जा रहा है, जिस दौरान बड़ी संख्या में प्रयागराज स्नान करने के बाद में श्रद्धालु जो है वो अयोध्या की राम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सैलाब भी आपको दिखा रहे हैं जो कि अयोध्या से है, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब जो है वो अयोध्या में पहुंच रहा है। आपको बताते चले कि महाकुंभ में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और वहां संगम में डुबकी लगाने के बाद में अयोध्या की ओर रवाना हो रहे हैं। दरअसल अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, यहां पर रामलला का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में लाइनों में लगे हुए हैं, जिसको देखते हुए आपको बताते चले कि बड़ा फैसला लिया गया, जिस दौरान मंदिर के दर्शन के समय के बदलाव भी किए गए हैं। जिस दौरान पहले मंदिर 7 बजे खुलता था, लेकिन अब उसमें बदलाव करने के बाद में मंदिर को सुबह 6 बजे भक्तों के लिए खोला जा रहा है। तो वहीं इटावा से कन्नौज का सफर आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 91A को 4 लेन बनाया जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने इस राजमार्ग को चौड़ा करने को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए 981.14 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना का काम पूरा होने के बाद बुंदेलखंड से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरथना चौराहे से निकले इटावा कन्नौज राष्ट्रीय राजमार्ग 91A को 4 लेन बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 2017 में NHAI के प्रस्ताव को भेजा था और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2020 में इसे चौड़ा करने की घोषणा की थी। तीन एक्सप्रेसवे पर रफ्तार और भी जो गाड़ियां हैं वो यहां से निकलेंगी। दरअसल कन्नौज तक निकलेगा नया 4 लेन हाईवे और जिसको लेकर आपको बताते चले कि नितिन गडकरी ने 2020 में भी इसे जोड़ने की जो बात है वो कही थी और इटावा से कन्नौज का सफर अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने दिल्ली की जनता को बधाई दी और पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि जनशक्ति सर्वोपरि है, ये विकास की जीत है और सुशासन की जीत है। पीएम मोदी ने कहा कि वो इस शानदार और ऐतिहासिक जनादेश के लिए दिल्ली के भाइयों और बहनों को नमन करते हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। पीएम मोदी की इस पर अब प्रतिक्रिया भी सामने आई। दिल्ली की जनता को उन्होंने बधाई दी और उनका नमन किया है। दरअसल आपको बताते चलें कि दिल्ली के सभी भाई बहनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया है और साथ कहा कि इस ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा आपसे वंदन और अभिनंदन है, जो कि उन्होंने इतना बड़ा जनादेश दिया, आशीर्वाद और स्नेह है, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। दिल्ली चुनाव परिणाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। दिल्ली विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे स्पष्ट रूप से झूठ और लूट की राजनीति के अंत का संकेत देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल हुआ। पिछले लगभग 2.5 दशक से
और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु संगम पर गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ गंगा यमुना के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। आपको बताते चले कि महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। मंत्री विधायकों ने साथ में ही महाकुंभ पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि प्रयागराज से हैं। प्रयागराज पहुंचे हैं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और साथ ही उन्होंने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन का 3 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यकाल बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है और पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित प्रोफेसर आर.के. धीमान लंबे समय से एसजीपीजीआई के डायरेक्टर पद पर तैनात हैं। अब उनका कार्यकाल बढ़ने से वो 3 साल तक और इस पद पर बने रहेंगे। राजधानी लखनऊ में स्थित प्रतिष्ठित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक डॉक्टर राधाकृष्ण धीमान को बड़ा तोहफा भी मिल गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।